हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, आपके जो सोशल साइंस का पोर्शन है उसमें अगर आपकी कुछ भी अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा कंप्लीट यानी कि 20 वीडियो यानी कि 20 वीडियो में लगभग पूरी सोशल साइंस को हम पूरा कंप्लीट करेंगे आपको। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि हम मैराथन बेस पे पूरे आज हम देखेंगे पूरे यानी कि जो हिस्ट्री वाले पोर्शन है उसमें अपने जो हो जाते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन। ठीक है, और ऑप्शनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके ऑप्शनल कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं, मतलब इसी इसी वीडियो से आपके ऑप्शनल बन जाएंगे। चलो ठीक है, चलो क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो अपना पहला क्वेश्चन हो जाता है कि वर्ष 1848 में, है ना, वर्ष 1848 में ऐसा कौन सा व्यक्ति था, मतलब एक फ्रांसीसी कलाकार ने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बने विश्व के अपने सपने को साकार करते हुए 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला तैयार की। तो ऐसा कौन से व्यक्ति, जैसे जैसे आप यूरोप में पहला चैप्टर आप हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद है, जैसे पहला चैप्टर है अपने यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, पहला चैप्टर अपना हो जाता है, पहला चैप्टर हो जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद। आपका पहला ही चैप्टर हो जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहले जब आप बुक को स्टार्ट करते हो, एनसीईआरटी बुक्स होती है, तो उसमें एक चित्र बना होता है कि एक व्यक्ति है जो मतलब एक फरिश्ता होता है जो ऊपर से देखता है, नीचे मिसाल लिए होता है वो व्यक्ति, और नीचे जो राजाओं के वो सिंहासन वगैरह जो मुकुट वगैरह होते हैं वो नीचे डले होते हैं। तो ऐसा एक चित्र बनाता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति था? तो आप देख सकते हो ऐसा अपना व्यक्ति था फ्रेडरिक सरियू। ठीक है, तो अगर आप याद करने में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो बने रहिए तो आपको पूरे समझ में आ जाएगा। तो अपना व्यक्ति था फ्रेडरिक सरियू। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। समझ में आ रहा? ऐसे मतलब कोई भी अगर गवर्नमेंट है उस पर किसी का अंकुश नहीं है तो वह गवर्नमेंट कैसी होगी? निरंकुश शासन होगी। मतलब आपका सही होगा निरंकुश। कैसे सही होगा? निरंकुश का तात्पर्य होता है कि जिस पर किसी का अंकुश ना हो, जिसका किसी पर अंकुश ना हो, उस शासन व्यवस्था को अपन लोग क्या बोलते हैं? निरंकुश शासन व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरंकुश शासन व्यवस्था बोलते हैं। तो कल्पना दर्शा तो होगा नहीं, अपना जनमत भी नहीं होगा और राष्ट्र राज्य भी नहीं होगा। ठीक है, तो अपना कौन सा सही होगा? निरंकुशवाद। और ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे नहीं जाते भैया जी, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब निरंकुशवाद जैसे आपको पता है 1789 में क्या होता है? अपना फ्रांसी क्रांति होती है। क्या होता है भाई? फ्रांसी की क्रांति होती है। होती कि नहीं होती है? और जब फ्रांसी क्रांति होती है तब फ्रांस का राजा कौन था? तब राजा था लुई 16। कौन था? लुई 16 था ना। और आपको पता है जो लुई 16 जो शासक है, जो राजा है, वो कैसा है? निरंकुशवाद शासक है। कैसा है? निरंकुशवाद शासक है। इतना बात क्लियर हो गई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जर्मनी के झंडे में रंग। अब जर्मनी के झंडे में रंग होता कैसा है? देखो, अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में अपना रंग हो जाता है ये लाल सफेद नीला। ठीक है, लाल सफेद नीला अपना कौन से झंडे का रंग होता है? फ्रांस का होता है। लेकिन अगर हम बात करें जर्मनी का तो जर्मनी का अपना हो जाता है काला और लाल और मतलब सुनहरा, है सोने के कलर का होता है। जैसे अगर हम बनाएं तो ऊपर काला होगा, ठीक है, जो काला होगा ऊपर, और नीचे पीला होगा। नीचे कौन सा रंग होगा? पीला होगा भैया। और नीचे होगा सुनहरा। समझ में आ रहा है ना? सोनी कलर का, बीच में लाल सॉरी और नीचे सोनी कलर का पीला। तो जर्मनी के झंडे का रंग कौन सा होगा? तो अपना कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अपना हो जाएगा भैया बी आंसर। कौन सही हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस का रूपक कौन है? फ्रांस का रूपक कौन है? देखो, रूपक कैसे होता है? जैसे आप जानते हो नारी रूपक होता है। क्या होता है? नारी रूपक होता है। अब
आप अभी आपका क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे एक नारी रूपक होता है, तो नारी रूपक जैसे जर्मनी की बात करें तो जर्मेनिया होता है। क्या होता है? जर्मेनिया होता है। और अगर फ्रांस की बात करूं मैं तो मॉरी ऑन होता है, मॉरियान। फ्रांस जो, जैसे अगर हम बात करें कि जर्मेनिया एक रूपक है ना, रूपक क्या है, जैसे जर्मेनिया क्या है, रूपक है। कहाँ का रूपक है? जर्मनी का रूपक है। जो जर्मेनिया है रूपक है, कहाँ का रूपक? जर्मेनिया का है। और मॉरियन कहाँ का रूपक है? फ्रांस का रूपक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए जो मॉरियन है वो कहाँ का रूपक है, तो फ्रांस का रूपक है। अब इसी में इस क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है ना, फ्रांस का रूपक कौन है, तो मॉरियन कौन से विकल्प है, तो बी। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है ईशा मसीह संत और स्वर्ग दूत घटना स्थल पर क्या है, टकटटी क्या लिखा हुआ है, लगाए हुए, टकटकी, अच्छा सॉरी, टकटकी लगाए हुए उनका उपयोग कलाकार द्वारा दुनिया के प्रतीक के लिए किया गया, राष्ट्रों के भाईचारा के लिए। किसके लिए किया गया? राष्ट्रों के भाईचारा के लिए। यानी कि ईसा मसीह संत और स्वर्गदूत घटना स्थल पर जो टकटकी लगाए हुए उनका उपयोग कलाकार द्वारा दुनिया के प्रतीक के लिए किया गया। तो किसके लिए किया गया? राष्ट्रों के बीच भाईचारों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? मैंने बताया फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, मैंने जैसे आप बताया फ्रांस था अपना, तो फ्रांस की क्रांति कब होगी? तो फ्रांस की क्रांति होगी 1889 ईस्वी में, 1789 में, सॉरी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आप बता सकते हो फ्रांस की क्रांति हुई 1789। जी तब फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, उस समय राजा कौन था? तो राजा था अपना लुई 16वां। कौन राजा था? लुई 16वां था। तो फ्रांस क्रांति कब हुई थी? तो आप बता सकते हो 1789। ऐसा नहीं, हर बार एक क्वेश्चन आता है, आप प्री बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे आप, तो यह क्वेश्चन आपका आया था कि नहीं आया था कि फ्रांस क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में, राइट। अब अगला क्वेश्चन है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन देखने को मिले, है ना? तो जैसे आपको पता है जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद बहुत से परिवर्तन देखने को मिले। जैसे पहला परिवर्तन था, फ्रांस में फ्रेंच राष्ट्रीय भाषा बन गई थी, है ना? जब फ्रांसीसी क्रांति होगी, लुई 16 को गिलोटिन कर देते, मतलब पकड़वा लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो जो फ्रांस क्या होता है, जब क्या करते हैं कि फ्रांस में फ्रेंच जो भाषा है, कौन सी भाषा है? फ्रेंच जो भाषा है उसको राष्ट्रीय दर्जा देते हैं। ठीक है, तो जो फ्रेंच भाषा है वो राष्ट्रीय बन जाती है, राष्ट्रीय भाषा बन जाती है, और नया तिरंगा झंडा पेश किया जाता है। ठीक है, नया तिरंगा झंडा पेश किया जाता है, और स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा जाता है। पहले जो संसद भवन होती थी, मतलब फ्रांस की, उसको बोलते थे स्टेट जनरल बोलते थे। क्या बोलते थे? स्टेट जनरल। लेकिन उसका नाम बदलकर हम लोग रख देते हैं नेशनल असेंबली। ठीक है, असेंबली। तो आपके सही है, तीन विकल्प सही है, उपयुक्त सभी, राइट। अगला क्वेश्चन, किसको यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है? किसको यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना फ्रांस को तो कहेंगे नहीं अपन लोग, जर्मनी भी नहीं है, इटली भी नहीं है, कौन सा सही हो जाएगा अपना? यूनान। तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, कहा जाता है। जी आपका पूछ लेते हैं, क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है, राइट। ठीक है, फ्रांस ना लगाना आप लोग। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? जो फ्रांस था उसमें गणतंत्र की घोषणा कब हुई? देखो आपको मैं जानकारी बता दूं, फ्रांस में क्या था, 1815 में अपनी क्या हुई? वीना संधि हुई। क्या हुई? वीना संधि हुई। 1815 में आपकी वीना संधि होती है। ठीक है, और 1830 में आपकी जुलाई क्रांति होती है। यहीं से तीन क्वेश्चन कंफर्म है आपकी, जुलाई क्रांति होती है 1830 की। ठीक है, और क्या था? 1871 गलत है आपका, 1848 सही है अपना, 1848 सही है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि फ्रांस, देखो ना, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा
फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी अपनी 1848 ईस्वी में। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो जाते हैं आपके। और बेना संधि की बात करें, बेना संधि कब होती है? अगर बेना संधि बोले तो 1815 ईस्वी में होती है आपकी बेना संधि। और जुलाई क्रांति कब होती है? ये सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। जुलाई क्रांति, जुलाई क्रांति होती है 1830 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? देखना, क्या गणतंत्र राज्य था? आप खुद बताओ, क्या गणतंत्र राज्य था? नहीं था, फ्रांसीसी क्रांति के बाद बना वो तो गणतंत्र। अभी आपने देखा ना अभी क्वेश्चन कि गणतंत्र राज्य कब बना? 1848 में बना। लेकिन 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? आपका गणतंत्र राज्य तो खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। प्रजातंत्र था क्या? नहीं था। प्रजा का शासन चलता था? नहीं चलता था। क्या सीमित था? क्या जो फ्रांस का जो राज्य था वो सीमित था? नहीं था। कैसा था? असीमित था। कैसा था अपना भैया? असीमित था। तो आपका असीमित सही हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि असीमित राजतंत्र, ठीक है ना, असीमित राजतंत्र। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया और बहनों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें, जिससे हम लोग थोड़े मोटिवेट होते रहें। और आप वीडियो अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो कमेंट जरूर कर दें नाम अपना, ठीक है ना? क्लियर है ना? ठीक है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जो नेपोलियन का संबंध किस देश से था तो मैं आपको बता दूं, जो नेपोलियन का संबंध था वो फ्रांस से था। जब लुई सोल्बा को क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं और उसको लुई सोल्बा यानी कि जब फ्रांस को गणतंत्र राज्य घोषित कर देते हैं तो फ्रांस में क्या होता है, नेपोलियन को एक लीडरशिप में उभर के आता है व्यक्ति, ठीक है ना? तो नेपोलियन का संबंध कौन से देश से होगा? अपना फ्रांस से ही होगा। कौन से देश से होगा? फ्रांस से होगा। क्लियर है ना? ठीक है, राइट। नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? अब बताओ हमें, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से होगा? फ्रांस से होगा कि नहीं होगा? अभी पढ़ा हमने, ठीक है ना? अथवा फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो आपको बता दें, जो नेपोलियन संहिता थी वो 1804 में लागू की गई। और कहाँ की गई नेपोलियन संहिता? वो भी फ्रांस में की गई, क्योंकि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? उससे फ्रांस से था, ठीक है ना? अगर मैं बात करूं 1789, चलो कमेंट करो आप लोग, 1789 में क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुई थी। मैं क्या करूंगा कि जो पिछले क्वेश्चन है आपको पूर्णतः याद करूंगा। अगर आप भूल भी रहे हो तो आपको रिपीट करता चलूंगा, ठीक है ना? 1789 में क्या होता है? फ्रांस क्रांति होती है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन आएगा 1792 में क्या? तो 1792 में जो अपना राजा था लुई सोलवा था, उसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। सोलवे की मृत्यु। क्लियर हो गया ना? लुई सोलवे की मृत्यु। और 1804 में आपको पता है 1804 में क्या होता है? नेपोलियन संहिता लागू होती है। नेपोलियन की संहिता। क्लियर हो गया ना? ओके। और 1815 में क्या होता है? अभी बताया था ना, 1815 में क्या होता है? सोचिए आप लोग, बेना संधि होती है। क्या होता है? बेना संधि, ठीक है ना? और ये बताओ जो नेपोलियन की जो हार पराजय कब होती है? तो 1815 में ही होती है। 1815 में फिर क्या होती है? बेना संधि होती है, राइट? ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? और ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं, ये आपका क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, काफी टाइम बाद यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो आप ध्यानपूर्वक देखें भैया वीडियो को। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ये बताओ, आप जब वो कोई भी 9th में बुक पढ़ते हो सबसे पहले कौन सी क्रांति पढ़नी होती है? फ्रांसीसी क्रांति पढ़नी होती है। अगर आप यूरोप में राष्ट्रवाद देखो तो सबसे पहले कौन सी क्रांति पढ़नी होती है? फ्रांसीसी क्रांति पढ़नी होती है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ होगा सर्वप्रथम कौन से देश से होगा? फ्रांस से होगा। क्लियर हो गया ना? राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम कौन से देश से? फ्रांस से, ठीक है? ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा, देखो इसको और बता दूं मैं। इंग्लैंड में क्या था? जिस सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का होता है, ऐसा आता है सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का होता है, कहां होता है? फ्रांस में होता है। इंग्लैंड में क्या हुआ था भैया? इंग्लैंड में अपना औद्योगिकरण का प्रारंभ, सर्वप्रथम औद्योगिकरण का प्रारंभ कहां होता है? तो
इंग्लैंड में होता है। कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है। और अमेरिका से क्या संबंध है? तो अमेरिका में क्या था? आर्थिक मंदी आई थी। कहाँ आई थी? आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर। क्वेश्चन आएगा कि आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर कहाँ देखने को मिला अपन को? तो आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर हम लोगों को अमेरिका में देखने को मिला। ठीक है। और ये बताओ कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ सर्वप्रथम? तो वो अपना कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ था। और राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ तो होता है? तो वो अपना होता है फ्रांस में होता है। राइट, क्लियर है ना? ओके, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म, जो राष्ट्रवाद की अवधारणा आई लोगों के मन में, किस राज्य की घटना से आई? तो आपको पता है किस राज्य की घटना से आई, अभी हम पढ़ चुके। तो वो आई फ्रांस की क्रांति से आई। किससे आई? फ्रांस। जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, तभी तो लोगों के मन में जागना, एक मतलब कह सकते हो कि एक सोच आई कि नहीं, हमारा देश भी क्या हो सकता है? आजाद हो सकता है। क्लियर हो गया ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से क्या क्या हो सकती है? देखो, नई मध्यम वर्ग का उदय होने लगा था। क्लियर बात है, क्लियर बात होगी। उदारवादी विचारधाराओं का प्रसार होने लगा था। क्लियर बात है। क्रांतिकारियों का उदय होगा। और जब तो ये सभी, तो आपके ये सभी आंसर सही है। ठीक है। क्या होता है जब यूरोप में राष्ट्रवाद उदय का मुख्य कारण अगर पूछे तो क्वेश्चन भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो क्रांतिकारियों का उदय होगा, उदारवादियों की विचारधारा का प्रसार होगा, और नई माध्यम वर्ग का उदय होना शुरू होगा, तभी तो यूरोप में क्या होगा? राष्ट्रवाद होगा। ठीक, क्लियर, राइट। मध्य वर्ग के उदय का कारण क्या था? मध्य वर्ग के उदय का क्या कारण था? तो फैक्ट्री इंडस्ट्री कारण था, यानी कि जो मध्य वर्ग के लोग उदय हो रहा था, उनके मानसिक विकसित हो रहा था, है ना, जो सोचने लगे थे सही और गलत के बारे में। तो कौन सा कारण था उदय होने का? तो वो था औद्योगिकरण का। क्या कारण था? औद्योगिकरण का। क्लियर हो गया ना? ठीक है। जेलवीरान क्या था? ठीक है ना? मैं बता दूं, जो जेलवीरान था, जेलवीरान, तो जेलवीरान एक शुल्क संघ था। क्या था? एक शुल्क शुल्क संघ। इसमें लिखा हुआ है कि जेल क्या लिखा हुआ है? एक शुल्क संघ था जेलवीरान, जर्मन शुल्क संघ था। कहाँ का शुल्क संघ था? जर्मन शुल्क था। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे इस शुल्क संघ में। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। इस शुल्क संघ की स्थापना 1834 ईस्वी में की गई थी। तो क्वेश्चन आता है कि जो बताइए, जेलवीरान का संगठन, मतलब जो गठन हुआ था, कब हुआ था? 1834 में हुआ था। और एक प्रकार का शुल्क संघ था। किस देश से संबंध रखता था? तो वो था अपना जर्मन से, है ना? ठीक है, राइट। नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय कब हुई? ये बताओ, बेना संधि कब हुई? बेना बेना संधि कब हुई? अभी हमने पढ़ा पढ़ा क्लियर हुआ कि बेना संधि कब हुई? 1815 में हुई। और बेना संधि हुई कब थी? क्योंकि 1815 में क्या होता है अपना? वाटरलू का युद्ध होता है। 1815 में क्या होता है अपना? वाटरलू का युद्ध होता है। वाटरलू के युद्ध में क्या होता है कि नेपोलियन की हार हो जाती है, नेपोलियन को पराजय किया जाता है। इसके बाद बेना संधि होती है। ठीक है। तो किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था? तो आप कह सकते हैं जैसे प्रिसिया था, प्रिसिया, ब्रिटेन ब्रिटेन प्लस नीदरलैंड, इन तीनों देशों ने गठबंधन, मतलब गठबंधन से क्या किया था? उसको, नेपोलियन को हराया था। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर। बिना मेजबानी, इसका आंसर हो गया ना? 1800, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, राइट। बिना मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की? जो बिना मेजबानी थी निम्नलिखित में से किसने की? तो आप कह सकते हो बिना मेजबानी जो की थी वो थी अपने मैटरनिख ने। इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं है शायद। तो बेना जो मेजबानी थी, इसमें देखो, जो बेना, जिसका जैसे एक प्रकार मैनेजर होना, तो मेजबानी करना, लीडरशिप किसने निभाई थी? तो वो अपना था व्यक्ति चार्ल्स मैटरनिख। चार्ल्स मैटरनिख
चार्ल्स मेटरनिक, इसमें उत्तर में तो है लेकिन ऑप्शन में नहीं, तो आपका कौन सा मेटरनिक हो जाएगा, ठीक है। बेना कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन सम्मेलन था जो सितंबर 1814 में जून 1815 को बेना में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलियाई राजनेता मेटरनिक ने की थी। ये मतलब जो ऑस्ट्रिया के जो राजनेता थे वो अपने कौन हो जाते हैं, मेटरनिक हो जाते हैं, ठीक है, राइट। यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जो यूरोप था वहां पे प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो यूरोप में प्रथम विद्रोह 1830 में हुआ था। कब हुआ था? 1830 में। अब जुलाई क्रांति कब होती है? इसी को जुलाई क्रांति बोलते हैं। तो जुलाई क्रांति कब होती है? तो आप कह सकते हो जुलाई क्रांति कब होती है? 1830 ईस्वी में होती है, ठीक है ना, क्लियर हो गया, राइट। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की का शासन स्थापित हुआ था? तो 1830 की ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो आप कह सकते हो एक संवैधानिक शासन स्टार्ट हुआ था। कैसा शासन स्टार्ट हुआ था? संवैधानिक। 1830 की क्रांति के बाद जो फ्रांस था उसमें एक संविधान बनाकर सब लोग राज्य करेंगे, ऐसी एक रणनीति बनाई गई थी, ठीक है, संवैधानिक शासन व्यवस्था, ठीक है, क्लियर हो गया ना? ओके, ठीक है, राइट। जियोसेपी मेट्सनी का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो आप कह सकते हो जियोसेपी मेट्सनी का संबंध किससे हो जाता है भैया, बताओ आप लोग। तो आपका इटली से हो जाता है। किससे हो जाता है? इटली से हो जाता है। देखो इटली से कौन कौन से व्यक्तियों का संबंध है? तो आप कह सकते हो मैथ्सनी हो गया अपना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं और आपके आए होंगे अभी। काबूर हो गया और कौन हो जाएगा? गौरीवाल्डी। तो अपना गौरीवाल्डी हो गया, काबूर हो गया, मैथ्सनी हो गया। तीनों का संबंध कौन से देश के एकीकरण से हो जाता है? वो हो जाता है अपना इटली से हो जाता है, ठीक है। अब आता है इटली है, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। अब आता है जर्मनी। तो जर्मनी में है अपने ओटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो वो हो जाता है अपने जर्मनी से, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट भी कर लेना भैया, ठीक है, राइट। यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? तो वो आई अपनी 1830 में। कब आई? 1830 में। ये तो यूरोप में सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी का प्रभाव किस देश में देखा गया? तो वो देखा गया अमेरिका में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जिस सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं, और कई बार यह क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है, ठीक है, राइट। ओटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? अभी क्वेश्चन अभी हमने बताया, ओटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से हो जाएगा? अपना जर्मनी से हो जाएगा, ठीक है, राइट। निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? तो अपना जो मित्सनी भैया थे, मित्सनी चाचा थे अपने, इन्हीं ने क्या बनाया था? यंग इटली की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? यंग इटली की। तो यंग इटली का संगठन किसने किया था? यंग इटली का संगठन कौन करता है अपना? किसने किया था? तो जियोसेपी मैत्सनी, ठीक है, ओके। अब जी मैथ्सनी भैया यंग इटली की भी स्थापना करते हैं और यंग यूरोप की भी स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करने? यंग यूरोप की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? मैथ्सनी था। यंग इटली की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? मैथ्सनी था, ठीक है, राइट, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? मतलब इटली और जर्मनी के विरुद्ध में कौन व्यक्ति था? तो वो था अपना ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? तो फ्रांस और प्रसा युद्ध में। फ्रांस और प्रसा युद्ध में क्या हुआ कि फ्रांस और प्रसा के युद्ध में क्या हुआ? जर्मनी के एकीकरण का जो स्वप्न था वो क्या हो गया? पूरा हो गया, ठीक है, ओके। अब हुआ कब था यह युद्ध, फ्रांस और प्रसा युद्ध? तो वो होता है अपना 1870 से 1871 के बीच में,
ठीक है। 1870 से 1871 के बीच में अपना क्या होता है, फ्रांस पिरसा युद्ध होता है, जिसमें जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न को देखा गया था। ठीक है। पिरसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? तो पिरसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का राजा जनवरी 1871 में घोषित किया गया था। तो 1871 में क्या होता है, 1871 में क्या होता है, जर्मनी का जो सम्राट घोषित किया जाता है 1871 में। जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है, किसको घोषित किया जाता है? राजा विलियम प्रथम को। और जब राजा विलियम प्रथम कहाँ के राजा थे? तो ये थे पिरसा के राजा। कहाँ के राजा थे? पिरसा मतलब पिरसा के राजा विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है। ठीक है। चलो क्या होता है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो आपकी मैराथन बेस पे थी, तो यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन है, यहाँ से आपके देख सकते हो। यहाँ से आपके जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है, और जो फर्स्ट चैप्टर में जितने भी आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एमसीक्यू थे, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो पीवाईक्यू क्वेश्चन थे, और अगर आप दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि ये इस वीडियो से अगर पहले चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया क्वेश्चन तो आपका इस वीडियो के बाहर नहीं जाएगा। क्लियर हो गया ना? ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।